दोस्तों नमस्कार। किसी की साख दांव पर है, किसी की पहचान दांव पर है, किसी की सियासत दांव पर है, किसी के सियासी समीकरण ही दांव पर है। और उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर जहां कल वोटिंग होनी है वहीं का यह हाल है। कई मंत्रियों की साख दांव पर है। एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में और दूसरी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर तीसरी पार्टी में यह उम्मीदवारों की फेहरिस्त है जिसमें उनकी अपनी पहचान दांव पर है। मुरादाबाद और बरेली जैसे शहर जहां पे रोजगार व्यापारियों के आश्रय चलता है, उनकी अपनी पहचान दांव पर है। वह वोटर क्या करे। और एक बड़ा कुनबा जो इस देश के भीतर में दलित समाज से जुड़ा है, जो ओबीसी से जुड़ा है और बेहद कमजोर है, उनकी अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी दांव पर है। तो ऐसे में हवा में जो भी नारे उछाल लीजिए, इन नारों का असर यानी मुजफ्फरनगर दंगों का असर इन 55 सीटों पर नहीं है। कैराना के पलायन की गूंज भी यहां पर नहीं है। यहां पर तो रामपुर है, आजम खान है। और आजम खान का नाम लेते से ना तो प्रधानमंत्री घबराते हैं और ना ही देश के गृह मंत्री चूकते हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री भी आजम खान के जरिए सुरक्षा का ताना बाना कुछ ऐसा बुनते हैं जिससे यह महसूस हर कोई होने लगे कि दरअसल आजम खान जीत गए तो फिर आने वाले वक्त में वह वोटर जेल में होगा, वह खुद जेल से बाहर होंगे। कमाल की परिस्थितियां हैं। और इस हवा के भीतर में कर्नाटक के हिजाब का भी कोई असर क्या इन 55 सीटों पर होने वाला है? यहां पर क्या वाकई ओवैसी के नाम की गूंज भी होगी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जरा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में यहां के वोटर और विधानसभा में बैठकर नीतियों को बनाने 5 साल तक मंत्रियों की पूरी फहरिस्त को समझ लीजिए। बहुत सारी तस्वीर साफ होने लगेगी। इस तस्वीर के साए तले आपको बदायूं भी घूमना होगा, जो यादवों का गढ़ रहा है, लेकिन वहां पर भी 2017 में बड़े चमत्कारिक तरीके से बीजेपी ने सेंध लगा ली। लेकिन परिस्थितियां इस बार बिल्कुल नए सिरे से, नए तरीके से खड़ी क्यों है? हमें लगता है इस सिलसिले को समझने से पहले इन जगहों की जातियों की परिस्थितियों को जान लीजिए, क्योंकि जातियां शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव की एक ऐसी हकीकत है जिसी के ताने बाने के आसरे हर कोई जीना चाहता है, जीतना चाहता है, सत्ता में आना चाहता है। और शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री भी खुद को ओबीसी कहने से कतराते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भगवा पहनकर भी खुद को ठाकुर कहने से कतराते नहीं हैं। और विपक्ष में खड़े हुए अखिलेश यादव होकर भी इस बार बहुत शालीनता से हर तबके को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और मायावती तो सर्वजन का जिक्र करते हुए चाहती हैं उनका विस्तार हो जाए। इस सिलसिले को समझने के लिए जरा यादवों की एक फहरिस्त समझिए, जाटों की फहरिस्त समझिए, मुस्लिमों को देखिए, ब्राह्मणों को देखिए, ठाकुरों को देखिए, लोधी समाज को देखिए, तेली, कश्यप, मौर्य, शाक्यपाल, लोधी, बंजारा, कुर्मी, किसान, नाई, विश्वकर्मा, सारी परिस्थितियां इन्हीं इलाकों में है। और उनकी कोई आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि विधानसभा में नीतियां बन जाए, दिल्ली से ऐलान हो जाए और उनकी जिंदगी में शानदार तरीके से बदलाव आ जाए। मौका मिला है तो यह 2012 का चुनाव नहीं है जब अखिलेश सर्वोसर्वा हो गए थे। यह 2017 का चुनाव भी नहीं है जब मोदी की ही चली थी और बीजेपी सर्वोसर्वा हो गई थी। और यह 2007 भी नहीं है जब मायावती की सत्ता बनी थी और इन 55 सीटों पर उन्होंने कमाल किया था। इन 55 सीटों पर मौजूदा वक्त में 38 सीटों पर बीजेपी काबिज है, लेकिन 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी जीती थी। समाजवादी पार्टी अपने काल में 2012 में 15 के बदले 27 सीटों पर जीती थी और उस काल में बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर जीती थी। मैसेज क्या है? और तो और 2012 में बीएसपी भी 13 सीटों पर जीती थी, हालांकि 2017 में शून्य पर आ गई। मैसेज क्या है? मैसेज 3 बहुत साफ है। अगर मुद्दे नहीं होंगे तो जातीय समीकरण बीजेपी को साफ कर देंगे। अगर मुद्दे होंगे तो मुश्किल हालात समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और अगर कुछ भी नहीं होगा और सिर्फ सीधे मुकाबले की गूंज होगी तो इधर गठबंधन है और उधर बीजेपी है। लेकिन नया प्रयोग इन्हीं 55 सीटों पर किया गया है। हमें लगता है एक एक चीजों को समझने की जरूरत है। यह जरूरत इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक राजनीतिक प्रयोग की भूमि है। हालांकि बहुतों की साख दांव पर लगी है। शाहजहांपुर
सदर से वित्त मंत्री सुरेंद्र कुमार खन्ना लड़ रहे हैं। पिछली बार भी जीते थे। इस बार उनके खिलाफ तनवीर खान समाजवादी पार्टी के हैं तो सर्वेश चंद्र बीएसपी के हैं। बिलासपुर से जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह औलख चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने समाजवादी पार्टी के अमरजीत सिंह हैं। कांग्रेस के भी संजय कपूर हैं, बीएसपी के भी राम अवतार कश्यप हैं। जातियों को समझना है तो नामों के आश्रय समझिए या फिर थोड़ा इंतजार कीजिए। बदायूं में नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। चंदौसी में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी चुनाव लड़ रही हैं, जिनके सामने समाजवादी पार्टी के विमलेश हैं तो कांग्रेस के मिथिलेश हैं। बसपा के रणविजय सिंह हैं। अमरोहा में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री महबूब अली की साख दांव पर है। यहां पर बीजेपी ने राम सिंह सैनी को खड़ा किया है, बसपा ने नावेद को खड़ा किया है। आंवला में सिंचाई मंत्री रहे थे धर्मपाल सिंह सैनी, वह चुनाव लड़ रहे हैं। वो बहुत बार चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री पद देकर भी मंत्री पद से हटाकर संगठन में ले आया गया। इस बार वो फिर से उम्मीदवार आंवला में है। उनके सामने समाजवादी पार्टी के राधा कृष्ण शर्मा है। धर्मपाल सिंह सैनी 96 में जीते, 2002 में जीते, 2012 में जीते, 2017 में जीते। ये सारी बिसात क्या बिताती है? 2022 क्या वाकई पुरानी चीजों को दोहराएगा? 2022 क्या अतीत के अखिलेश के स्वर्णिम काल को दोहराएगा? क्या 2022 मायावती को दोबारा से जीवित कर देगा? जी नहीं। 2022 में वोटरों के समीकरण बतलाते हैं बिल्कुल अलग हैं, और जातीय समीकरण बतलाते हैं कि उस दिशा में देखिए भी नहीं, जहां पर सिर्फ और मुद्दों को छोड़कर ध्रुवीकरण वोटरों का कैसे हो जाए, इस दिशा में हल्के फुल्के नारे और जोर शोर के साथ गूंजते हैं वह शब्द जो कहीं ना कहीं लोगों के भीतर सुरक्षा या असुरक्षा का सवाल धरते हैं। शायद इसीलिए आजम खान चाहे अनचाहे इन 55 सीटों के ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं जो जेल में है। आजम खान का नाम प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में लिया, गृहमंत्री ने रैली में लिया, मुख्यमंत्री ने रैली में लिया। अखिलेश यादव पहुंचे तो पूरे के पूरे जो उस पूरे इलाके की जो अपनी समझ और पहुंच है, हर कोई घर से बाहर था, हर कोई अपने तरीके से बाहर निकला हुआ था। रामपुर में कोई ऐसा घर नहीं बचा था जहां के लोग सड़क पे ना हो। वो जाम नहीं था, वो सड़क पे लोगों का गुस्सा था क्या? यह भी एक सवाल है। लेकिन रामपुर में क्या वाकई समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है आजम खान के होने की वजह से? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। मुरादाबाद को प्रियंका गांधी अपना ससुराल बता के आ गई तो क्या वाकई उनकी अपनी पहचान को लिए हुए वहां पर कोई सीट उन्हें मिल जाएगी? यह भी सवाल है। जरा इस सिलसिले पर आगे चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नागपुर में धर्म सिंह सैनी जो समाजवादी पार्टी की सीट पर लड़ रहे हैं, बीजेपी में वो आयुष राज्य मंत्री थे, पद छोड़कर आ गए, कहा गया ओबीसी शिफ्ट हो गया। नकुल भी अपने आप में राजनीतिक प्रयोग है। रामपुर सदर जहां पर आजम खान चुनाव पर लड़ रहे हैं, वहां पर ध्यान दीजिए, बीजेपी सक्सेना को खड़ा करती है, बीएसपी सैनी को खड़ा करती है, कांग्रेस नवाब कासिम खान को खड़ा करती है। मैसेज क्या है? स्वरा जो उनके बगल में उनके बेटे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां पर अब्दुल्ला आजम लड़ रहे हैं, पहली बार राजनीतिक प्रयोग अद्भुत तरीके से स्वरा में हुआ है, जहां पर एनडीए ने कैंडिडेट मुस्लिम उतारा है अपना दल सोनीलाल के जरिए। अपना दल ने वहां पर बाहर से पढ़कर आए हुए हैदर अली खान को टिकट दिया है। यानी क्या यह माना जाए कि मुसलमानों को हाशिए पर ढकेलने के बाद एनडीए यानी बीजेपी का कोई सहयोगी किसी मुसलमान को टिकट दे देता है तो बीजेपी वोट उसमें शिफ्ट करेगा या मुसलमान उसके साथ आकर खड़ा हो जाएगा? नायाब राजनीतिक प्रयोग है, नायाब राजनीतिक सोच है। अब इसके अक्स तले यह समझ लीजिए कि मुस्लिमों की मौजूदगी यहां पर, दलितों की मौजूदगी यहां पर बहुत ज्यादा है। तकरीबन 35 सीटें ऐसी हैं, दोनों मिल जाएं तो जहां मिल गए उसकी जीत पक्की, लेकिन दोनों मिल नहीं पाते हैं। मायावती कहीं ना कहीं मुस्लिम, दलित और ओबीसी के बीच में 3 त्रिकोणीय मुकाबले में जाकर मुकाबला खड़ा कर देती है। लेकिन यह पहली बार क्या ऐसा हो रहा है जहां पर मायावती का अपना वोट बैंक छितरा रहा है? पहली बार ऐसा हो रहा है क्या मुसलमान एकजुट होकर गठबंधन के साथ आकर खड़ा हो गया है क्या? और खुद अपने तौर पर जोड़ तोड़ कर बीजेपी समझ पा रही है कि अगर दलित वोट अगर माइनस जाटव भी उसके पास आ जाए, ओबीसी का वोट अगर 20 से 25% उसके भीतर का बिखर जाए तो क्या उसे जीत मिल जाएगी? यकीन जानिए, इन 55 सीटों का खेल कुछ ऐसा ही हो चला है। शुरुआत हमें बदायूं से करनी चाहिए, क्योंकि इन 9 जिलों में बदायूं जो है बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है, यह यादवों का गढ़ है
और कल्पना कीजिए कि बदायूं की 7 सीट पर जीता कौन? बीजेपी जीत गई। यादवों के गढ़ में 7 सीट 2017 में चमत्कार की तरह हुआ और 2019 के लोकसभा चुनाव में वहां पर धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। किससे हारे? संघमित्रा मौर्य से हारे। संघमित्रा मौर्य कौन है? यह स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। स्वामी प्रसाद मौर्य तब बीजेपी में थे, आज कहां है? आज वो समाजवादी पार्टी में है, लेकिन बेटी यहीं से सांसद है। धर्मेंद्र यादव की राजनीतिक जमीन है। इस यादव के गढ़ के भीतर का सच यह है कि अगर 2012 में आप चले जाइएगा तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 2 सीट बीएसपी जीती थी, जो एक दातागंज और बिलसी की सीट थी। लेकिन वहां पर बदायूं में आकर अगर 7 में से 6 सीट बीजेपी जीती, 1 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी, वो थोड़ी गलती हुई, सहसवान की सीट समाजवादी पार्टी जीती, लेकिन बाकी 6 सीट अपने तौर पर बीजेपी के कब्जे में कल्पना के परे है। तो उसकी अपनी एक प्रयोग और प्रयोगशाला संघमित्रा मौर्य के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी छोड़कर शिफ्ट होना और ओबीसी के भीतर सेंध लग जाना, यह मैसेज बदायूं के लिए बहुत बड़ा है। और राजनीतिक समीकरण बतलाते हैं कि इस 55 सीटों पर ओबीसी का बिखराव या ओबीसी की एकजुटता बहुत मायने रखेगी। हालांकि दलितों का बिखराव और मुसलमानों का एकजुट होने से भी कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इन्हीं के भरोसे नहीं जीत सकती है। उसको कुछ नई दिशा में नई जातियां चाहिए। और जब हम जातियों का जिक्र कर रहे हैं तो सोचिए, बदायूं के में जो जातियां मौजूद है उसमें यादव भी है, मुस्लिम भी है, लोधी भी है, मैथिल जो विश्वकर्मा होता है वह भी है, तेली, कश्यप, मौर्य यह भी है। तो यहां की 7 सीटों में मुकाबला बहुत सीधा है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले की परिस्थितियां नहीं और वोटर इसको समझ रहा है। इसके साथ ही हमको लगता है 2 जगहों का और जिक्र होना चाहिए। उसमें एक मुरादाबाद है और एक बरेली है। ये दोनों इसलिए बड़े महत्वपूर्ण है, बीजेपी अपने तौर पर व्यापारियों की पार्टी, बनियों की पार्टी के तौर पर पहचान रही है, लेकिन संयोग से मुरादाबाद के व्यापारी, मुरादाबाद के बनिए जो बिजनेस छोटा मोटा करते रहे, उन्हीं पर इस कालखंड में सबसे ज्यादा आंच आई है। छोटे छोटे उद्योग धंधे ठप हो गए। जीएसटी लगने के बाद परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। ये मुरादाबाद में भी हुआ है और ये बरेली में भी हुआ है। मुरादाबाद की 6 सीटों में से 4 सीटों पर अभी बीजेपी ने कब्जा किया हुआ है। 2 सीट जो एक कांट की सीट है और एक मुरादाबाद नगर की सीट है, वह समाजवादी पार्टी के पास है। लेकिन अगर आप 2012 में चले जाइएगा तो समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर जीती थी, बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर जीती थी, ठाकुर द्वारा पर। लेकिन आज की तारीख में अगर वो 4 सीटों पर है तो यहां के वोटरों के समीकरण मुरादाबाद के भीतर में यादव, जाट, माली, मुस्लिम, लोहार, कायस्थ, प्रजापति, इनकी मौजूदगी है और छोटे छोटे समुदाय विशेष भी एकजुट होकर बड़ा राजनीतिक प्रभाव छोड़ते हैं। यह भी बहुत साफ है। मुरादाबाद में व्यापारी अगर रूठ गया तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी और बरेली की भी यही स्थिति है। बरेली की 7 सीटों में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इन 7 सीटों में बरेली एक हिस्सा है जो शहर का हिस्सा है, जिसमें बरेली कैंट और बगल में आंवला है। इन जगहों पर 2012 में भी बीजेपी जीती थी, लेकिन 2017 में कमाल कर दिया, 7 सीट जीत गई। सवाल सबसे बड़ा यह था कि बाकी जो सीट है, बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, क्या ये शिफ्ट होगी या नहीं होगी? और शहर में क्या अगर व्यापारी रूठ गया तो बीजेपी, जो माना जा रहा है कि गांव में सामाजिक समीकरण जातीय के आधार पर चल निकले हैं, जिसके लिए बीजेपी के सामने कोई मुद्दा आ नहीं पा रहा है, वो लगातार उछालने की कोशिश कर रही है। सहारनपुर की घटना का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, आजम खान के जेल में रहने और उन पर आपराधिक मामले जो हैं उसका जिक्र पूरी बीजेपी करती है। कर्नाटक से हिजाब को लाके ध्रुवीकरण की परिस्थितियां, तो क्या इनका असर होगा और होगा तो कितना होगा? और इन परिस्थितियों में खास तौर से जब हर कोई जानता है कि मुस्लिमों की मौजूदगी 25 सीटों को प्रभावित करती है, दलितों की मौजूदगी 20 सीटों को प्रभावित करती है, दोनों अगर मिल जाए तो 35 सीटों पर किसी के भी वारे न्यारे हो सकते हैं इन 55 सीटों में से। तो ऐसे में क्या मायने रखेगा? संभल के इलाके में जाइएगा तो संभल एक ऐसा इलाका है जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन 2017 में नहीं हो पाया। 2 सीटें वहां से फिसल कर बीजेपी के पास चली गई, चंदौसी की सीट और गुन्नौर की सीट। असमौली और संभल सीट समाजवादी पार्टी के पास रही। लेकिन ये क्यों गई? उस समय के जो सवाल थे, संभल के भीतर में जो छोटी छोटी जातियां थी, उनको समझिए तो वहां पर जो पटेल थे, जो कहार थे, जो भुर्जी थे, जो शक थे, जो पाल थे, जो लोधी थे, वह कहीं ना कहीं, और उससे निकला हुआ जो यंग तबका है,
जो उस समय सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री मोदी को देख रहा था, वह उसके साथ जाकर खड़ा हो गया था। इसीलिए 2017 की जीत वहां पर मिली थी बीजेपी को 2 सीटों पर। लेकिन क्या वाकई इन 55 सीटों में, जब हम जिक्र शाहजहांपुर की 6 सीटों का करें, इन 6 सीटों में से 5 सीट फिलहाल बीजेपी के पास है, एक समाजवादी पार्टी के पास है जो जलालाबाद की है। लेकिन यही सब बीजेपी जो है सिर्फ एक ही सीट शाहजहांपुर ही जीत पाई थी 2012 में। हम जब 2012 का जिक्र जानबूझकर करते हैं क्योंकि वह अखिलेश के सबसे बेहतरीन दौर का चुनाव था, और 2017 जो है बीजेपी के सबसे बेहतरीन दौर का चुनाव है। लेकिन यहां एक चीज समझना चाहिए, जिन छोटी छोटी जातियों का हम जिक्र कर रहे हैं वो जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, वो योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भगवा पहनकर चलते हैं, मठ से निकले हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान सियासी तौर पर ठाकुर नेता के तौर पर दी है। यानी ठाकुरों की अगुवाई करता हुआ एक ऐसा शख्स जो पूरे पुलिस प्रशासन में ठाकुरों के हाथों में कमान सौंप देता है, और यह बात जो निचली और छोटी जातियां होती हैं वो कहीं मिसमैच करती हैं अपने आप से। 2017 में योगी आदित्यनाथ नहीं थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी चमत्कार करने निकले थे, जो कर रहे थे। लेकिन उसमें धूमिल स्थिति 2019 के इलेक्शन में ही आ गई थी, लोकसभा इलेक्शन में ही आ गई थी, जब यहां पर बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी और बीएसपी की जीत हो गई थी। तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली की चमक इन 55 सीटों पर कमजोर पड़ी है। योगी का ठाकुर होना छोटी जातियों में परेशानी पैदा करता है, जो डरा और सहमा समाज है। यानी इस बात का जो जिक्र होता है कि यादवों की दबंगई, लेकिन अब 19% मुसलमान अगर साथ आकर एवरेज में खड़ा है, और यहाँ पर कुछ सीटों में तो 25% से ज़्यादा, और रामपुर और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में तो लगभग 50% तक पहुँच जाता है। मुस्लिमों की तादाद 25 से 50% के बीच अगर रेंगती रहती है, तो ऐसे में यहाँ पर यादवों की इतनी बड़ी तादाद जहाँ पर होगी, जो वो 35% तक पहुँच जाए, 40% तक पहुँच जाए, तो वहाँ जीत पक्की है, यह भी माना जाएगा। लेकिन जब आप इन छोटी छोटी जातियों को देखिएगा, हम शाहजहांपुर का जिक्र करते हैं, हमें लगता है यहाँ सहारनपुर का जिक्र करना चाहिए। सहारनपुर इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि सहारनपुर की जातीय समीकरण को अगर आप समझें तो सहारनपुर में मुस्लिमों की मौजूदगी है, सैफई है, बढ़ई है, नाली है, नाई है, तेली है, क्षत्रिय है, कश्यप है, धीमान है। ये सारी चीज़ें क्या बतलाती है? ये सारी चीज़ें बतलाती है कि 2017 के चुनाव में भी बीजेपी सारी सीटें यहाँ से जीत नहीं पाई। 7 में से 4 सीटें वो जीती थी, जबकि कांग्रेस बेहट और सहारनपुर से जीत गई थी, समाजवादी पार्टी सहारनपुर नगर से जीत गई थी, नकुड़, देवबंद, रामपुर, मनिहारन और गंगों से बीजेपी जीती थी। देवबंद में जितनी बड़ी तादाद में भीड़ नजर आई वो वोटों के ध्रुवीकरण का नजरिया है। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जितनी भीड़ थी, देवबंद में अखिलेश यादव की मौजूदगी भी भीड़ का एहसास कराती है। लेकिन सवाल है कि चंद मिनटों के लिए वहां पर अमित शाह भी गए थे, देश के गृहमंत्री भी गए थे, उन दिनों को 5 मिनट वो रुके, उसके बाद वहां से निकल गए। जितनी बड़ी तादाद वहां पर भीड़ जुट गई थी, जो शोर नारे लगा रही थी। भीड़ का एहसास वोटरों में तब्दील करना हो तो हमको लगता है यहां प्रियंका गांधी का जिक्र करने की जरूरत है। प्रियंका गांधी के रोड शो में, उनके चलने के दौरान जितनी बड़ी तादाद में भीड़ है, वह भीड़ क्या वाकई वोट में तब्दील हो पाएगी? उत्तर प्रदेश में इन 55 सीटों का मैसेज बड़ा साफ है। छोटी छोटी जातियां अपने नेता और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को खोज रही है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन इस वक्त वो एक नेता के चेहरे के आसरे चल रही है, जो योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। इन दोनों में एक कहीं मेजरमेंट दोनों का एक इक्वलाइज नहीं कर पा रहा है। इस जगह पे इन 55 सीटों में आरएलडी का प्रभाव कम है, किसान बड़े कम तादाद में है, तो जो राजनीतिक प्रयोग आज सुरक्षा को लेकर, दंगों को लेकर, पलायन को लेकर, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो भी होने थे वह हो गए इससे पहले फेज में। दूसरे फेज की स्थितियां बिल्कुल अलग है, और दूसरे फेज को लेकर जिन मुद्दों को यहां पर नेताओं ने उठाया, खासतौर से बीजेपी के नेताओं ने, वो बार बार अपनी उपलब्धियों को बतलाते थे, लेकिन उन उपलब्धियों की पॉजिटिविटी अगर वोटरों तक ही नहीं पहुंची, उसकी सकारात्मकता, उसकी उपलब्धियां वोटरों की जिंदगी को ठीक ना कर पाए, तो फिर वो उपलब्धियां बोलने के लिए है, उसका प्रभाव वोटिंग में नहीं होगा। ठीक ऐसे जैसे जब आप प्रियंका गांधी के साथ चलती हुई भीड़ देखें तो क्या वो वोट में तब्दील होगा, यह सवाल है। वैसे ही सवाल यह भी है कि आप उपलब्धियां बताते हैं, क्या वो वोट में तब्दील हो जाएंगी, यह भी सवाल है।
क्योंकि इसका आकलन तो हम लोग कल करेंगे जब वोटिंग पैटर्न हम लोग की आंखों के सामने आ जाएगा। तो ऐसे में हमें लगता है कि कुछ सीटों का जिक्र जब हम इस पे कर रहे हैं तो एक अमरोहा का जिक्र भी यहाँ करना चाहिए, जहाँ की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, सिर्फ एक हसनपुर सीट समाजवादी पार्टी के पास है। हालांकि 2012 में जब अखिलेश का काल था उस समय चारों सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, यहाँ पर 4 में से 3 पर तो बीजेपी ने सेंध 2017 में लगा ली। यह जो पूरा वोटिंग पैटर्न है और इसमें जो जातियों की मौजूदगी है, इसमें यह समझने की कोशिश की जानी चाहिए। 4-5 जातियों को थोड़ा अलग कर लीजिए, जो खास तौर से मुस्लिम है, जो यादव है, जो जाटव है और जो ठाकुर और ब्राह्मण है, इन सबको अलग कर दीजिए। इसके बाद जरा आप समझने की कोशिश कीजिए इन 55 सीटों पर जिनका प्रभाव है वो कौन सी जाति है, और उसके जरिए उनकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक समूहों के वोट के परसेंटेज को हम आपसे जिक्र करेंगे, जिसका असर कल के वोटिंग पर पड़ सकता है। माली, प्रजापति, लोहार, कश्यप, शाक्य, पाल, लोधी, धीमान, पटेल, उसके बाद लोहार, उसके बाद कुर्मी, विश्वकर्मा, बंगारा और उसके अलावे कायस्थ की मौजूदगी और प्रजापति की मौजूदगी। ये सारी छोटी छोटी जातियां हैं जिसको अगर एक मुश्त आप करते हैं और वह किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में चली जाए तो हारती हुई बाजी भी वो जीत सकता है। लेकिन दूसरा सवाल जो इस पूरे 55 सीटों का है, मुस्लिमों का एकजुट होना, उसमें कुछ हिस्सा अगर दलितों का भी अगर आकर सिमट गया तो वह फिर जीत की दिशा में बढ़ जाएंगे। ओबीसी में बिखराव हो, अगर 60-40 का भी बिखराव होगा तो भी अगर 60% मुस्लिमों के साथ खड़ा होगा तो भी जीत उसी गठबंधन को मिल जाएगी जिस पक्ष में, क्योंकि मुस्लिमों का जिक्र करने के बाद बीजेपी का जिक्र नहीं करना चाहिए। हालांकि अपना दल ने टिकट दे दिया है रामपुर, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आखिर में ज़रूर जान लीजिए, रामपुर की पहचान आजम खान से है, तो आज़ादी के बाद रामपुर की पहचान वहाँ पर जिस रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ थी, जब उनको 1952 में टिकट दिया गया तो उन्होंने नेहरू से कहा कि हम यहाँ भारत के नेता के तौर पर हमारी मौजूदगी, आप हमको रामपुर से टिकट दे रहे हैं जहाँ 90% मुसलमान हैं, तो ये तो मुसलमानों के बीच एक मुसलमान नेता का होना हो जाएगा। लेकिन वो पहला चुनाव था, मौलाना अबुल कलाम मान गए। लेकिन 1957 में दोबारा वहाँ से जब टिकट दिया गया अबुल कलाम, तो उन्होंने एक लेटर लिखा नेहरू को और इस बात का जिक्र किया कि आप हमको दोबारा दे रहे हैं, मैं इसमें मेरी सहमति नहीं है, इस देश के भीतर में ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान जो है मुसलमानों का नेता रहे, हिंदू हिंदू का नेता रहे। ये आने वाले वक्त में बहुत सारे सवालों को जन्म देगा। और देखिए, जब हम आज़म खान के दौर में आकर खड़े हैं तो आज़म खान भी रामपुर से, वो दूसरी जगह से कैसे चुनाव जीत पाएंगे एक अलग बात है, या नहीं जीत पाएंगे, लेकिन मुस्लिमों की अगुवाई करते हुए कोई मुस्लिम नेता ही निकलेगा, यह मुस्लिम समुदाय के भीतर की सोच रही। और मुसलमान समाज 19% उत्तर प्रदेश का हाशिए पर चला गया। वो एक आखिरी लड़ाई उत्तर प्रदेश में सियासत को लेकर लड़ रहा है और उसमें बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश के गवर्नेंस के जो साथ हैं। इन 55 सीटों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इन 55 सीटों के वोटिंग पैटर्न जो कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये तय करेंगे कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा क्या होने वाली है। और उस क्या का मतलब, हिजाब का चल के आने से उत्तर प्रदेश प्रभावी नहीं होगा, पुराने अतीत के दंगे पलायन से नहीं प्रभावी होगा। और जिस तरीके से अयोध्या या काशी कॉरिडोर का जिक्र हो रहा है, उसमें एक चीज़ और समझनी चाहिए, अयोध्या और काशी कॉरिडोर भी प्रधानमंत्री मोदी ने हड़प लिया योगी आदित्यनाथ को पीछे करके, और योगी आदित्यनाथ अपनी पहचान मठ से ही जोड़े रह गए। तो उनके भीतर की जो परिस्थितियां वह भी उभर कर सामने इस राजनीतिक संग्राम में सामने उभर कर आ रही है। तो 55 सीटों को लेकर क्या कल नजर आता है वोटरों के जरिए, इस पर चर्चा कल होगी। आज का संदेश बहुत साफ है, जातीय समीकरण रहेंगे सिर्फ और सिर्फ तो बीजेपी के लिए मुश्किल है। कोई मुद्दा अगर चल निकला तो बीजेपी के लिए लाभ है। जातीय समीकरण का मैसेज है कि अगर कहीं मायावती भी दौड़ में नजर आने लगी तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान है, और अगर सीधे मुकाबले में बीजेपी और समाजवादी पार्टी खड़ी है तो फिर समाजवादी पार्टी को लाभ है। कल मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।